हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन काका। ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। आई एम अंकुर मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वीडियो के अंदर हमने क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करा था। सिलेबस डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज हमें पता चलेगा पढ़ने से पहले, जब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पढ़ाई, हमारा सब्जेक्ट, उससे पहले हमें पता चलेगा कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ से हमारा बेस जो बनने वाला है वो क्या है। तो बेसिकली हम इसके अंदर यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं आपके क्लास 9th में जो कि आपके फिजिक्स का पोर्शन में आते हैं। उसके साथ साथ फिर उन टॉपिक्स में, उन चैप्टर्स में क्या क्या है वो सब देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आपके क्लास 9th के सिलेबस में 5 चैप्टर हैं फिजिक्स के। First one is motion, second one is forces and laws of motion, third one is gravitation, fourth is work energy and power and fifth is sound। ये सारे ही चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग से आपको बेस बनाने के लिए बेसिकली ये काम आएंगे। और जैसा आपको पता है, 9th क्लास के जो चैप्टर्स हैं वो बेस चैप्टर्स होते हैं और यही बेस आगे जाके आपको 10th में और इवन 11th 12th में भी काम आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो 9th क्लास का ही एक बड़ा वर्जन आपको 11th क्लास में देखने को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं। इनसे आपका एक बेस बनता है और उस बेस से, उस नींव से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और यही स्ट्रांग होगी तभी आप आगे जाके अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो करिकुलम है, अपना जो एकेडमिक्स है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर पाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले मोशन चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन आता है सबसे पहले कि मोशन क्या होता है। अब हमें मोशन पता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, और उसके बाद हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, बेसिकली स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो है जो स्केलर में आती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो वेक्टर्स में आती हैं, उन सबको हम देखेंगे। इसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने पहले भी छोटी क्लासेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है, आपको पता भी होगा वहां से। अब हम बेसिकली और आगे बढ़ के इसको पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से जोड़ के फिर उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, क्या क्या अंतर है दोनों के अंदर, दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। यही चीज, सिमिलर चीज आपने स्पीड पहले भी क्लासेस में पढ़ रखी है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले स्पीड नहीं पढ़ी है। लेकिन अब अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दूं तो वो किस तरह से वेलोसिटी में बदल जाएगी, या स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने पहले भी पढ़ रखा है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है। अगला है एक्सेलरेशन। अब जब जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने रेस दी, एक्सेलरेट करा उसको, तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ कि आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है। जैसे ही ब्रेक लगाया तो आपने उसको डी एक्सेलरेट करा। बेसिकली दोनों ही केसेस में, एक केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, एक केस में वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का बढ़ना या घटना को ही जो कारण होता है उसका, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, हाउ इट इज डिफाइंड, इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर, सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये कुछ कुछ आपने पहले भी पढ़ रखा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से पिक्टोरियली ग्राफ के फॉर्म में हम मोशन को डिफाइन कर सकें। इसके अंदर आप दो प्रकार के ग्राफ पढ़ते हैं। पहला आता है डिस्टेंस टाइम या पोजिशन टाइम ग्राफ, दूसरा आता है स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ बनाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसका ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन का, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का, सब तरह के ग्राफ्स जो है वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और ये किस कंडीशन में वैलिड है उसके बारे में भी हम जानेंगे कि व्हेन दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर valid, when can we apply these equations and when we can not apply these equations। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, इतनी देर से हम देखो ये जो जितने भी टॉपिक्स है ना, फ्रॉम मोशन, रेस्ट
टिल द इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में किस केस के लिए पढ़ेंगे? फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन और द लीनियर मोशन। इसके बाद लास्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन से किस तरह से डिफरेंट है, उसके अंदर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, क्या कारण है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय सर्कल में घूम रहा है या किसी और पाथ पे जाने की बजाय सर्कल में घूम रहा है। हम इन सब चीजों के बारे में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो बेटा, इन दोनों चैप्टर में ना एक अंतर है। क्या अंतर है? ये सिर्फ हमें मोशन की स्टडी करवाता है कि मोशन कैसे हो रहा है, कि वेलोसिटी बदल रही है तो कैसे बदल रही है, ठीक है, और किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है। लेकिन फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में हम वो कारण पढ़ते हैं कि मोशन में अगर चेंजेस आ रहे हैं, मोशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। बेसिकली ये क्या है? ये सिर्फ रिजल्ट की स्टडी है कि चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ, ये मेजरमेंट है। लेकिन जो क्यों चेंज हुआ, व्हाई द चेंज इज हैपनिंग, वो हम इसमें पढ़ते हैं। बेसिकली क्या पढ़ते हैं? आपने आज तक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। फोर्स क्या करता है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। वो वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। ये सब आपने पढ़ा है। तो बेसिकली बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, घटा रहा है वेलोसिटी को, हाउ इज इट चेंजिंग, हाउ इट इज अफेक्टिंग द मोशन ऑफ द बॉडी, which this will going to study in this chapter forces and laws of motion। तो वही चीज, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, फोर्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स। फिर आता है एक टॉपिक इनर्शिया। इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की प्रॉपर्टी। रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे होती है, और इसके अंदर सबसे पहली चीज जो लिखी है वो लिखी है गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। किस तरह से गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को हमें बताया था। गैलीलियो ने खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिला, उसने हमें एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तो हम इनर्शिया पढ़ते हैं, इनर्शिया के अंदर जो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ते हैं, उसके बाद इनर्शिया के टाइप्स और किन फैक्टर्स पे इनर्शिया डिपेंड करता है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। देखिए, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे जिसके अंदर अपन इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बेसिकली लॉज ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन ने दिए थे। दोज आर द 3 लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया? बिकॉज जो गैलीलियो की स्टडी थी, जो गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में बताया था, उसी के बेसिस पर फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया गया था। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है? इज इट अ स्केलर, इज इट अ वेक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द मोमेंटम डिपेंड्स। अब मोमेंटम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? मोमेंटम के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिकली जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें ये बताता है कि फोर्स जो लग रहा है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम मोमेंटम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर हम ये पता करेंगे कि हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी डेरिवेशन आएगी, फोर्स के एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और फैक्टर्स जिन पे फोर्स डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। ये क्या होता है? किस तरह से सडन चेंज के कारण जो है फोर्स लगता है, या फोर्स जो है उसके कारण सडन चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दैट टॉपिक इज इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। इसके डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके यूज आते हैं। सिंपल एग्जांपल इसका क्या है? मान लीजिए आपको कोई कैच पकड़ना है, तो आप अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। अब आपने अपने हाथों को नीचे की तरफ क्यों लाया? ऊपर उसी जगह कैच क्यों पकड़ा? ऐसा क्यों करा, कैसे करा? जब कोई हाई जंप करता है, जैसे आपने देखा होगा काफी सारे गेम्स होते हैं जिसके अंदर जो है एथलेटिक्स जो है एथलीट्स जो है वो हाई जंप करते हैं। जब वो जंप करते हैं तो नीचे जो है या तो सैंडबैड बनाया जाता है या फिर नीचे कुशनिंग करी जाती है। तो उस कुशनिंग और उस सैंडबैड से कैसे वो
एक चोट से, इंजरी से प्रोटेक्ट होते हैं, और क्यों अगर हम ये सैंडबैग या बैग की जो मैट्रेसेस हैं या जो कुशन्स है वो लगाने की जगह सीधे अगर फ्लोर पे लैंड करेगा तो क्यों उसके अंदर इंजरी ज्यादा होगी, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। इसके बाद आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, हम जनरली बहुत सारे स्टेटमेंट्स में इसको यूज भी करते हैं, दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि किस तरह से अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। तो वो फोर्स कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, क्या डायरेक्शन होगा, किस तरह से आपस में एक दूसरे से एक्ट करेंगे, क्यों ये आपस में एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल पर। अब आप ये सोचेंगे कि एनसीईआरटी में ये जो है ये टॉपिक हट गया है, लेकिन इसके से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी भी आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में प्रेजेंट है, तो हम ये पढ़ेंगे एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ नहीं आगे हायर क्लासेस में भी आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट कम्स ग्रेविटेशन। अब सबसे पहली सवाल, व्हाट इज ग्रेविटेशन? आज तक कोई से भी पूछ लो, अगर मैं आपको भी बोलूं कि 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, आप सोचो ग्रेविटेशन क्या होती है, तो आपके मन में आएगा जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है वो ग्रेविटेशन होती है। लेकिन क्या सिर्फ यही ग्रेविटेशन होती है? ग्रेविटेशन अर्थ के अलावा कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। दिस इज टोटली फॉल्स। आपने अगर याद हो तो जब आपने 7th या 8th क्लास के अंदर फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा तो आपने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े होंगे, जिसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में भी पढ़ा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्रेविटेशन जो है वो सिर्फ अर्थ के पास नहीं है, वो हमारे पास भी है। जिन जिन ऑब्जेक्ट के पास मास है, जो मासेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस फिनोमिना को ग्रेविटेशन बोलते हैं। और जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन होता क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हमारा जो यूनिवर्स है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इस ग्रेविटेशन पे डिपेंडेंट है। उसके बाद पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी मैंने बताया ग्रेविटेशन जो है वो क्या है, बेसिकली इट इज अ फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। अब ये कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये कौन बताता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसको किसने बताया था, न्यूटन ने ही बताया था। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किस फैक्टर्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के अंदर एक और चीज पढ़ते हैं हम, या जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो हमारे पास आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो यूनिवर्सल वर्ड जो है, ये जो यूज करा है, ये रहा यूनिवर्सल वर्ड। ये क्यों यूज करा है, क्यों हर कांस्टेंट के आगे हम यूनिवर्सल वर्ड यूज नहीं कर सकते, हम इस सब के बारे में भी पढ़ेंगे, इस सब के बारे में भी बातचीत करेंगे। नेक्स्ट कम्स फ्री फॉल। फ्री फॉल इज बेसिकली, मान लो आपने कोई चीज उठाई और उसको सीधा आपने ना खिड़की से बाहर फेंक दिया या छत से नीचे फेंक दिया, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के कारण नीचे जा रही, उस पर एयर के कारण भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसे मान लीजिए अपन ने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है और वहां से किसी चीज को फेंक रहे हैं और वो सिर्फ ग्रेविटी के कारण अगर घूम रही है या ग्रेविटी के कारण चल रही है, तो द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। अब ग्रेविटी फोर्स लगाएगी तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आएगा, और जितनी एक्सेलरेशन आती है उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ अपन फ्री फॉल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ग्रेविटी के इफेक्ट में मोशन होता है। एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करती है ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स, एंड उसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मास एंड वेट। आज तक हमें ये लगता था कि मास और वेट जो है वो बराबर है, लेकिन अब हमारी जो मन की जो भ्रांति है जो वो टूटेगी और हमें पता चलेगा दैट मास एंड वेट आर डिफरेंट थिंग्स। और हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मास। ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि अर्थ के कंपैरिजन में मून पर हमारा वेट कितना होगा, या अर्थ के कंपैरिजन में मून पे मास कितना होगा, और अगर चेंज है कि नहीं है ये भी देखेंगे। क्या पता हमारा वेट और मास अर्थ और मून पे सेम हो, क्या पता इन दोनों में से कोई एक चीज वेरी कर रही हो, क्या पता ये दोनों चीजें ही वेरी कर रही हो। तो बेसिकली क्या वेरिएशन आते हैं, क्या डिफरेंसेस है मास और वेट में, हम इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हाट इज थ्रस्ट, इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लगे उसको अपन थ्रस्ट बोलते हैं। प्रेशर आपने पहले भी पढ़ रखा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किन किन फैक्टर्स पे प्रेशर डिपेंड करता है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, जैसे कि नाइफ जो है अगर ब्लंट होगा उसका एरिया ज्यादा होगा,
तो वो अच्छे से आप उससे सब्जियों की चॉपिंग नहीं कर सकते। यहीं अगर उसका एरिया कम कर दें, शार्प कर दें नाइफ को, तो अच्छे से चॉपिंग हो जाती, चॉपिंग जो है वो हो जाती है। सिमिलरली बैग जो आप लेके जाते हैं, आपके स्कूल बैग्स जो होते हैं, उसकी जो स्ट्रैप होती है जिसे आप कंधे पे टांगते हैं, वो ब्रॉड होती है। वाई दे आर ब्रॉड? अगर उसको थिन कर देंगे तो क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी? कुछ जैसे नेचुरल अडेप्टेशंस भी आपने पढ़े होंगे, आपने सुना होगा कि कैमल जो होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो काफी ब्रॉड होते हैं, जिससे कि वो आसानी से डेजर्ट में चल सके। सिमिलरली पोलर बेयर्स जो होते हैं वो, उनके भी पैर जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जिससे कि वो आसानी से स्नो के अंदर चल सके, बिकॉज स्नो जो होती है वो भी काफी सॉफ्ट होती है और उसके अंदर पैर अंदर घुस जाते हैं, तो उसके अंदर आसानी से चल सके। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रेशर इन फ्लूइड। आपने पढ़ा ही होगा और आपने देखा भी होगा। एक बात बताओ, जब आप बलून के अंदर हवा ब्लो करते हो तो बलून का साइज बढ़ क्यों जाता है? ऐसा क्यों हुआ? पहले भी तो हवा, एयर आसपास भी तो थी, लेकिन आपने जब उसमें ब्लो करा तो उसका साइज क्यों बढ़ गया? ठीक है, तो एयर क्या है? एक फ्लूइड है। फ्लूइड क्या होता है? आपको लगेगा सर फ्लूइड आर लिक्विड्स, ऐसा नहीं है। एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, जिसके अंदर गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आते हैं। तो इन फ्लूइड्स के कारण क्या प्रेशर जनरेट होता है? जैसे कि अगर मैं बोलूं हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पानी में गए तो पानी में भी प्रेशर लगता है, कोई ऑब्जेक्ट पानी में है तो उस पर भी प्रेशर लगता है। तो फ्लूइड प्रेशर जो क्रिएट करते हैं फ्लूइड्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज दिस प्रेशर डिपेंड्स, किस किस चीज से ये चेंज हो सकता है, किस किस चीज पे ये डिपेंड करता है। साथ साथ ये प्रेशर जो लगेगा वो कैसे लगेगा, किस डायरेक्शन में होगा, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बॉयंसी। बॉयंसी एक बहुत ही सिंपल फिनोमिना है, जिसको फालतू में बच्चे जो है थोड़ा सा इससे डर जाते हैं या सोचते हैं कि हमें समझ में नहीं आएगा, बट इट इज प्रिटी सिंपल। क्या है ये? आप स्विमिंग पूल में गए हो ना, ज्यादातर बच्चे गए होंगे, या कहीं नदी में गए हो या किसी ऐसी जगह गए हो, किसी पॉन्ड में गए हो। अगर आप जैसे ही पानी में जाते हो आपको हल्का महसूस होने लगता है। वाई? क्योंकि पानी आप पे ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। बेसिकली आपका वेट आपको कहाँ लेके जाना चाहता है? नीचे। और पानी कहाँ आप पे फोर्स लगाता है? ऊपर। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है जो वाटर ने लगाया है आप पर, इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी। तो ये बॉयंसी होती क्या है, किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है, कैसे ये एक्ट करती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसी को कैलकुलेट करना, मतलब ये बॉयंट फोर्स क्या लगेगा, अभी पानी ने आप में फोर्स लगाया ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स। तो ये बॉयंट फोर्स कितना होगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कौन बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इजी चैप्टर है। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क। सर वर्क क्या होता है? मैंने बैठ के टेबल पे काम करा, वो भी वर्क होगा। मैंने ना खड़े खड़े बहुत देर तक है ना सामान उठा उठा के रखा, ये भी वर्क होगा? नहीं, फिजिक्स की नजर में ये वर्क नहीं होता। तो व्हाट, व्हेन कैन वी से दैट द वर्क इज डन? व्हेन एन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट गेट डिस्प्लेस्ड। तो बेसिकली फिजिक्स के टर्म्स में वर्क को क्या कहते हैं, कब हम कहते हैं वर्क होगा, कब हम कहते हैं वर्क नहीं होगा, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वर्क कब होगा, कब वर्क डन जीरो होगा, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर आता है एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये क्या होता है, कहां से होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, ये सब पढ़ेंगे। इसके टाइप्स क्या है, जैसे आपने बहुत सारे टाइप्स के वैसे भी पढ़ रखे होंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली इसके बारे में ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो जो एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल, उनके बारे में हम मेजर स्टडी करते हैं। और ये दोनों किसका हिस्सा होते हैं? मैकेनिकल एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स बनते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस तरह से इनको कैलकुलेट करते हैं, हम ये पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी में जो हम एक चीज पढ़ेंगे वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आप अपने 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि दैट व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने पहले भी सुन रखा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल और उसके ऊपर बेस्ड कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो सब पढ़ेंगे।
कब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हम लागू कर सकते हैं, इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। लास्ट आता है हमारे पास पार, पार की डेफिनेशन, उसका ऐसा यूनिट और किस तरह से अपन पार को डिफाइन कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स पे पार डिपेंड जो है डिपेंड करता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर लास्ट आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ना, अभी जैसे ही आप वीडियो देखेंगे उसके बाद अपने घर पे जाना, घर के जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की यूनिट आती है, आप कहते हैं ना इतने यूनिट एनर्जी बनी है या इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज करी है, उस मीटर पे जाना, उस मीटर की जो खिड़की होगी ना जहाँ पे आपको वो यूनिट के डिजिट्स दिखते हैं, उसके बगल में जाके देखोगे तो लिखा होगा kWh, इसको बोलते हैं किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये कमर्शियल यूनिट एनर्जी क्या है, कहां से आई है, इसका मतलब क्या है, क्यों हमने अलग से एक कमर्शियल यूनिट निकाला, क्यों हम ऐसा यूनिट को ही यूज नहीं करते, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और कमर्शियल यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर में कितने एसआई यूनिट्स होते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर आता है आपका वो है साउंड। साउंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड अ वेरी इजी वन, बहुत आसान चैप्टर है। अभी जैसे मैंने बोला कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड क्या है, किस तरह से ट्रैवल करता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, वेव्स के बारे में। व्हाट आर वेव्स। और फिर वेव्स पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, दैट व्हाट इज साउंड, हाउ डज इट ट्रैवल, हाउ इट इज क्रिएटेड, वाई डज इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, किस तरह की वेव है ये। बहुत सारे जैसे वेव्स के क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल वेव। सिमिलरली किस तरह से जो है मोशन हो रहा है पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल्स का, उसके हिसाब से मैकेनिकल वेव एंड सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो वाई साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, वाई साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वही चीज साउंड का फिर इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। बेटा किसी भी वेव को अगर मैं डिफाइन करूं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या मैं बोलूं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से टाइप की वेव है, उसमें कितनी एनर्जी होगी, कितना उसका असर होगा, बेसिकली उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे पहला आता है टाइम पीरियड, दूसरी आती है फ्रीक्वेंसी, तीसरी आती है वेवलेंथ, चौथी आती है एम्पलीट्यूड, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आती है स्पीड ऑफ साउंड, कि साउंड की स्पीड कितनी होती है और वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि जो साउंड है वो गैसेस में सबसे धीरे चलता है और सॉलिड्स में सबसे तेज चलता है। तो व्हाई डज इट हैपेंस, क्यों गैसेस में साउंड की स्पीड कम है और क्यों सॉलिड्स के अंदर जो है साउंड की स्पीड ज्यादा है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस एटमॉस्फेयर, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, उसकी ह्यूमिडिटी पे भी, ह्यूमिडिटी का भी साउंड पे की जो स्पीड है उस पर असर पड़ता है। तो क्या असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है, वो सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। अगला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए साउंड आ रहा है, किसी से सरफेस से टकराया और वापस से घूम के इधर चला गया, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, व्हाट आर द लॉज दैट गवर्न्स द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और फिर इस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की जो एप्लीकेशन है, जैसे कि इको, जो सुनना ही देता है ना, आवाज गूंज के आती है। मान लो आप किसी पहाड़ी एरिया में गए या ऐसे जगह गए जहां बहुत बड़ा खुला स्पेस है, अब बहुत जोर से चिल्लाए तो आपको अपनी ही आवाज 2-3 बार वापस से सुनाई देगी, तो ये क्या कहलाता है, एको। इसके बाद आता है रिवर्बरेशन, जिसको मैं सिंपली बोलूँ तो गूंजना। खाली कमरे में जाओगे या बड़ी सी जगह पे जाओगे, वहां पे तुम बोलोगे तो तुम्हें तुम्हारी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी, तो वो गूंजना ये होता है। तो क्यों होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सिमिलरली जैसे पिक्चर हॉल्स जो होते हैं उनकी, या जो ऑडिटोरियम्स होते हैं उनकी रूफ कर्व्ड की होती है, ठीक है। माइक जो स्टेथोस्कोप है उसका कैसे यूज होता है, माइक्रोफोन्स का क्या यूज होता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशन है, ये सब उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द हियरिंग रेंज। क्या हमें सारे साउंड सुनाई देते हैं, नहीं। एक पर्टिकुलर रेंज होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिस रेंज के साउंड्स हमें सुनाई देते हैं, दैट इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये रेंज हमारी हियरिंग रेंज होती है। 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड इंफ्रा साउंड, उसके ऊपर का साउंड 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का साउंड अल्ट्रासाउंड। अब ये अल्ट्रासाउंड जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में यूज होते हैं। जैसे कि अल्ट्रासाउंड, आपने सुना ही होगा अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है, ठीक है। बेसिकली अल्ट्रासाउंड की मदद से हमारे जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी पिक्चर क्रिएट करी जाती है, चाहे वो स्टमक हो चाहे वो हार्ट हो। हार्ट के लिए अलग वर्ड यूज करते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो ये सब चीजें इसकी एप्लीकेशंस हैं। सोनार सिस्टम में ये यूज होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किस तरह से अल्ट्रासाउंड्स बैट्स और रैट्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपना पाथ फाइंड करने के लिए। तो हम अल्ट्रासाउंड और उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास 9 फिजिक्स सेशंस, जो हम क्लास 9 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि ये जो है ना, ये टॉपिक्स ये बेस टॉपिक्स है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं। और अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तभी हम आगे जाके कुछ कर सकेंगे, आगे और मेहनत करके और बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इन सब टॉपिक्स पे बहुत 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 ध्यान दीजिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।